नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का जो लेक्चर है आज हम कंटिन्यू करेंगे और आपका मैं टीचर चंद्र प्रकाश आगे पढ़ते हुए साइंस का सब्जेक्ट। इस वीडियो को आपने ध्यान से देखना है और जो कल हमने बात की थी पदार्थ के बारे में, पदार्थ की परिभाषा आपने लिख ली थी और इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी कि जो हमारे पदार्थ होते हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप होता है। गैप मतलब स्पेस होता है कणों के बीच में, और इस कारण से वो एक कण दूसरे कणों के बीच में समावेश कर सकते हैं। आज हम का जो टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा, क्रियाकलाप 1.5, जिसके अंदर आपने क्या करना है बेटा, 2 गिलास पानी के 2 गिलास लेने, गिलास या फिर बीकर। एक में आपने गर्म पानी ले लेना है, दूसरे में आपने ठंडा पानी ले लेना है। इसके बाद बहुत ही आराम से आपने 2 क्रिस्टल्स, कोई भी दोनों में से कोई भी क्रिस्टल ले सकते हैं, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल या पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल, जो कल हमने डिस्कस किया था। और इस क्रिस्टल को उसकी सतह पे आराम से बिठा देना है। क्रिस्टल में ठोस क्रिस्टल ठीक ऊपर एक दिखाई देता है। समय बीतने पर क्या होता है और इस ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है? क्या तापमान के साथ मिश्रित होने में दर बदलती है? क्यों और कैसे? इस क्रियाकलाप को करते हुए हमने 3 क्रियाकलाप कल करे। हमने 1.3 कल पढ़ाया था, 1.4 कल पढ़ाया था, 1.5 अभी जस्ट पढ़ा है। और जो 1.5 के जो क्रियाकलाप में आपने अभी समझा, क्या समझा कि 2 गिलास लिए बेटा, और 2 गिलास के अंदर एक में गर्म पानी लेना है, एक में ठंडा पानी लेना है, और उसमें क्रिस्टल का कोई दाना जैसे कि कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का दाना उसके सतह के ऊपर रख देना। उसके बाद आपने देखना ही उसके अंदर क्या होता है। तो जो क्रिस्टल का दाना है वो पानी के कणों के साथ मिलकर मिश्रण बना लेगा, और जैसे ही जो सोल्यूशन है वो एकदम ही उस रंग का बन जाएगा जिस रंग का वो क्रिस्टल है। जो गर्म पानी है, गर्म पानी में जो क्रिस्टल है वो जल्दी घुलेगा, और जो ठंडा पानी है, ठंडे पानी के अंदर जो क्रिस्टल है वो देरी से घुलेगा। तो अब इससे क्या पता लगता है, क्या हमें समझ आती है? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जो पदार्थ के कण हैं ये लगातार एक जगह से दूसरी तरफ चलते फिरते रहते हैं, अर्थात उसमें गतिज ऊर्जा, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, होती है। तापमान के बढ़ने से कणों के अंदर गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान के बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो पदार्थों के बीच में जो कण हैं हमारे, वो लगातार गतिशील है, और उनके गतिशील होने के कारण उनका क्या है, इसके अंदर गतिज ऊर्जा है, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और तापमान के बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से इनकी जो गति है वो भी बढ़ जाती है बेटा। अब हम बात करेंगे उपरोक्त 3 क्रियाकलाप में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। 2 विभिन्न पदार्थ के कणों के रक्त के मिलने को विसरण या डिवीजन कहते हैं। तो ये आपने पॉइंट नोट करना है बेटा। कौन सा पॉइंट? ये जो लाइन मैं लाइन कर रहा हूँ, कौन सी? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आपने मार्क करना है। डिफ्यूजन क्या होती है? ठीक है, मैं डिफ्यूजन के बारे में आपको समझाऊंगा। डिफ्यूजन क्या होती है, ध्यान से सुने। कोई भी एक या एक से अधिक पदार्थ जब अपने आप एक दूसरे में मिल जाती है, उस विधि को डिफ्यूजन कहते हैं। तो ये परिभाषा आप जो मैं बोल रहा हूँ इसको नोट करेंगे अब आज अपनी कॉपी के ऊपर। हम ये भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसर्जन तेज हो जाती है। अगर हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसका जो विसर्जन है, विसरण है, वो और तेज़ी से हो जाता है। डिफ्यूजन जो है और तेज हो जाता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा अगला जो टॉपिक है
1.2.3 पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब इसके बारे में हमने क्रियाकलाप द्वारा समझना है। पहला क्रियाकलाप ध्यान से सुनेंगे तो समझ आ जाएगा। हम अपनी क्लास में के जो बच्चे हैं उनको 4 भागों में विभाजित कर देंगे। पहले जो बच्चे हैं, पहले 4-4 बच्चों का ग्रुप बनाएंगे और 4-4 ग्रुप के बच्चे, 4 या 5 बच्चों का ग्रुप बनाएंगे और 5 बच्चों को जो पहला ग्रुप है वो कैसे पकड़ेगा, एक दूसरे के हाथ पकड़ेंगे और पीछे से पीठ को भी पकड़ेंगे, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, जो कि हमारा 1.3 है। दूसरे समूह के जो बच्चे हैं हमारे, वो सिर्फ एक दूसरे के हाथ को पकड़कर मानव श्रृंखला बनाएंगे। तो आपको समझ आ गया कैसे करना है। पहले वाले जो बच्चे हैं, पहले ग्रुप वाले बच्चे, उन्होंने हाथ पीछे की तरफ से पकड़ना है और उसकी पीठ भी पकड़नी है, और दूसरे ग्रुप के बच्चों ने क्या करना है, अपने हाथ पकड़ लेने हैं, और तीसरे ग्रुप के बच्चों ने क्या करना है, सिर्फ एक दूसरे को उंगली द्वारा टच करना है। उंगली, एक उंगली से एक उंगली मिलानी है, फिंगर जिसे बोलते हैं, और उससे आपने ग्राउंड में खड़े हो जाना है। चौथे समूह के जो बच्चे हैं वो इस मानव श्रृंखला को तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप समझ ही सकते हैं कि कौन सा समूह सबसे जल्दी टूट जाएगा और कौन सा सबसे देरी में टूटेगा। इस क्रियाकलाप से ये पता लगता है जो कण होते हैं वो एक दूसरे को अच्छी तरह जकड़े हुए होते हैं। जिसके अंदर ज़्यादा फोर्स होती है वो देरी से टूटते हैं, और जिसके अंदर फोर्सेस कम होती है वो जल्दी टूट जाता है। अब हम अगली क्रियाकलाप की बात करेंगे, जो कि हमारी है 1.7। आपने 3 चीज़ें लेनी है बेटा, एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड। इन पर हथौड़ा मारकर, काटकर या खींचकर इन्हें अलग करने की प्रयास करनी है। इन तीनों में से किस कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हैं। तो आप प्यारे बच्चों, आप समझ ही रहे हैं कि जो लोहे की कील है उसको हथौड़े मारने पर, बहुत ज़्यादा मारने पर भी वो टूटेगा नहीं। चौक के ऊपर अगर हथौड़ा मारोगे तो तुरंत छोटे छोटे कणों में टूट जाएगा, और रबड़ बैंड को अगर खींचेंगे तो वो टूट सकता है। तो ये आपने इस वाले क्रियाकलाप में पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम इसी का जो अगला क्रियाकलाप है 1.8, इसके बारे में समझेंगे। 1.8 में आपने क्या करना है, एक पॉलीथीन लेनी है और उसको पानी से भर लेना है। अब उस जल की जो सतह है वो आपने उसको काटने की कोशिश करनी है। जल की सतह ना कटने का क्या कारण है, अब क्योंकि पॉलीथीन है बीच में, तो इस कारण से पॉलीथीन को अगर आप उंगली से कोशिश करोगे या पेन से कोशिश करोगे तो वो नहीं पटेगा, क्योंकि इनके बीच में फोर्स है। तो तीनों क्रियाकलाप में हमने ये पढ़ा कि पदार्थ के कणों के बीच में एक बल कार्य करती है। ये बल कण के एक साथ रखती है, और आकर्षण बल का समर्थ प्रत्येक पदार्थों में अलग अलग होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया कि लोहे के अंदर सबसे ज़्यादा बल है, तो चौक के अंदर कम है, और कई ऐसे भी चीज़ें जो जल्दी टूट जाते हैं, जैसे कांच है, कांच ऊपर से नीचे गिरोगे तो टूट जाएगी, अगर लेकिन स्टील की प्लेट को गिरेंगे तो नहीं टूटेगी। तो इसके अंदर हमें पता लग रहा है कि किसी के अंदर ज़्यादा फोर्स होती है, किसी के अंदर कम फोर्स होती है, जिसको हम बल कहते हैं। अब आपने इसके नीचे दिए हुए प्रश्नों को आपने करना है आज बेटा अपनी कॉपी के अंदर। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4। अब मैं आपको एक और आपके साथ विषय शेयर करूंगा और उसका भी क्रियाकलाप आपको समझाऊंगा। ये हमारा जो टॉपिक है वो है पदार्थ की अवस्थाएं। ये जो पदार्थ है वो किस किस अवस्था में पाए जाते हैं। तो अगर हम आसपास की चीज़ों पर नज़र दौड़ाए तो हमारे पास अलग अलग तरीके के पदार्थ मिलते हैं। और पहले जिस दिन कल जैसा बताया था कि अलग अलग उनके आकार होती है, अलग अलग उनके डायमेंशंस होते हैं, अलग अलग तरीके के दिखते हैं। अब इसमें सिर्फ यही बात करनी है कि जो पदार्थ को 3 हिस्सों में बांटा है।
एक होता है ठोस जिसे हम सॉलिड बोलते हैं, एक होता है द्रव, द्रव होता है हमारा लिक्विड, और एक होता है गैस, गैस होता है गैस जैसे हमारी ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो ये 3 अवस्थाएं हमारी इसके आगे के पार्ट में हमने पढ़ना है। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं 1.3.1 ठोस अवस्था, पहली अवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। और इसमें भी इसने सबसे पहले आपको क्या दिया है बेटा, एक क्रियाकलाप के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश की है। निम्नलिखित वस्तु को एकत्रित करें। आपने कुछ चीज़ें एकत्रित करनी है, जैसा कि घर में ही पड़ा है आपके पास, एक पेन है, एक किताब है, एक सुई है, एक लकड़ की छड़ है, और इसके बाद आपने इसको क्या करना है उसके बारे में बता रहा हूँ। इन वस्तुओं को आपने कागज के ऊपर रखकर इसको उसकी चारों तरफ पेंसिल घुमा लेनी है, तो उससे आकार उस हमारे कागज के ऊपर छप जाएगा। क्या इन सभी का निश्चित आकार है, ये देखना है। स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है। इन पर हथौड़ा मारने पर, खींचने पर या गिराने पर क्या होता है। आपने इन चीज़ों को पहले उसके ऊपर हथौड़ा मारना है हल्का सा, एक उसके बाद खींचना है और गिराना है, देखना है क्या असर होता है। क्या इनका एक दूसरे से विसरण संभव है, क्या ये आपस में एक दूसरे से मिल सकते हैं। बल लगाकर इनको संपीड़ित करने क्या प्रयास करें, संपीड़न का मतलब है इनको दबाने की, प्रेस करने की कोशिश करनी है, तो आपने देखना क्या है। अब इसका क्या, ऐसा करने पर हमें क्या समझ आता है, ये बात हम यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे आपके साथ। उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार होता है। जब हम उसको कागज के ऊपर उसकी प्रिंट लेंगे, बनाएंगे, उसके ऊपर पेंसिल फेरेंगे तो उसका निश्चित आकार आएगा। स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़नता होती है, क्योंकि इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है तो हम इसको दबा नहीं सकते। और जिनके अंदर जब बल लगाने पर ठोस टूट भी सकते हैं, लेकिन इनके आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अब हम इसमें से निम्नलिखित में से आगे 3 बातें और पढ़ेंगे कि जो होते तो हमारे ठोस ही हैं, लेकिन उनकी जो अवस्था है या उनकी जो प्रॉपर्टी है वो अलग आती है, विशेषता है। कैसे, देखो आप, सबसे पहले हम बात करेंगे रबड़ बैंड को क्या माना जाए, क्या खींचकर आकार बदला जा सकता है, क्या ये ठोस है। अब रबड़ बैंड की बात करते हैं, है तो ये ठोस, लेकिन अगर हम इसको खींचते हैं तो उसका आकार बड़ा हो जाता है, लेकिन जब हम उसका जब खींचने के बाद जब बल छोड़ देते हैं तो वो अपने फिर उसी निश्चित आकार पर आ जाता है, तो इसीलिए ये ठोस है। विभिन्न आकार के बर्तन पर रखने पर चीनी और नमक उनके बर्तनों का आकार ले लेती है, क्या यह ठोस है। तो कहता है कि हमने 2 या 3 प्रकार के बर्तन ले लेने हैं और उसके अंदर चीनी या नमक डाल देना है, तो जब हम उसको चीनी या नमक डालेंगे तो वो उसी का आकार ले लेगा। तो लेकिन जो चीनी का अपना आकार है क्रिस्टल का, वो वैसे ही रहता है, चाहे वो हम प्लेट में चीनी को रख लें, चाहे वो हम गिलास में चीनी को रख दें, या चाहे हम किसी कटोरी में चीनी ले लें, तो उनकी जो आकार है, चीनी का आकार नहीं बदलता है। स्पंज क्या है, ये ठोस है लेकिन फिर भी इसे संपीड़न संभावना है। क्यों? जो स्पंज होती है वो, उसके अंदर काफ़ी सारा हवा भरी होती है, जब हम उसको दबाते हैं तो वो सिकुड़ जाता है, इस कारण से उसको हम ठोस तो कहते हैं, लेकिन उसको संपीड़न किया जा सकता है। ये सभी ठोस है क्योंकि जब हम बल लगाते हैं तो रबड़ बैंड का आकार बदल जाता है, जैसे मैंने अभी समझाया, और बल हटाने पर पूर्ण अपने मूल रूप में आ जाता है। चाहे हम शक्कर या नमक को अपने हाथ पे या किसी भी प्लेट या उसमें रखें तो उनके क्रिस्टल का आकार नहीं बदलता। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिसमें वायु समावेश होती है। जब हम इसे दबाते हैं तो वायु बाहर चली जाती है और इस कारण से इनके अंदर संपीड़न हो सकती है। और इसके बाद हम यहाँ तक पढ़ने के बाद बेटा अब आगे हमारा 1.3.2 जो है हमारी कौन से, द्रव अवस्था, जो कि लिक्विड स्टेट है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। कुछ आपको मैंने प्रश्न दिए हैं, आपने 2 डेफिनेशन लिखनी है, एक तो डिफ्यूजन की लिखनी है, और आपने ये बताना है कि हमारे जो है पदार्थ है वो कितने भागों में बटे हुए हैं।
तो इसके साथ ही आज का लेक्चर मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूँ और आपने इस क्वेश्चंस को ध्यान से पूर्वक पढ़ना है और याद करना है।